Namaste everyone. My name is Alpa Mandawat, Director Shivpashwa Medical and Education Trust, Speaker of Spiritual Science and Translator of English via Gujarati book. इसके पहले के वीडियो में मैंने व्हाट इज़ मेंटल रिटार्डेशन, कॉजेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, एसोसिएट कंडीशंस लाइक डाउन सिंड्रोम, ADHD, cerebral palsy and autism and learning disabilities like dysgraphia, dyscalculia और dyslexia के बारे में बताया है। और आइए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं जो भी स्पेशल नीड बच्चे होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके थेरापेटिक इंटरवेंशन, एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन के बारे में, कैसे समाज में उनका संकलन और पुनर्वसन किया जाए। तो उसके लिए हमें समझनी पड़ेगी 3A की थियरी को, जैसे कि एक्सेप्टेंस, एडजस्टमेंट एंड अडेप्टेशन। तो बात करते हैं एक्सेप्टेंस की, कि जब भी किसी फैमिली में स्पेशल नीड बच्चे का जन्म होता है तो कभी कभी देखने को मिलता है कि जो भी पेरेंट्स है या फैमिली मेम्बर्स है वो उनको रिजेक्ट कर देते हैं, उनको निगलेक्ट करने लगते हैं। और कभी ये भी देखा गया है कि बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्ट करने लगते हैं और ये बात को समझने के लिए रेडी नहीं है कि उनमें कोई खामी या क्षति है। तो ये दोनों ही कंडीशन में वो लोग उनकी ट्रीटमेंट के लिए तैयार नहीं होते हैं। अब जैसे मैंने पहले के वीडियो में बताया है कि ये कोई डिसीज़ नहीं है, इट्स अ कंडीशन ऑफ ब्रेन की जो डैमेज होने की वजह से IQ लो हो जाता है और बाकी भी बहुत सारी डिसेबिलिटी बच्चे में आ जाती है और जिसके चलते डिले डेवलपमेंट हो जाता है। तो उसमें अगर जितना अर्ली हो सके हम उसको अगर थेरापी दे सकते हैं, जो भी ज़रूरी नेसेसरी थेरापी है तो उसका हम अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बट उसके लिए एक्सेप्टेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे कि जब भी पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे उसको, तभी उनके फैमिली मेम्बर्स भी एक्सेप्ट करेंगे और तभी ये समाज और सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करेगा। और जैसे मैंने बताया कि उनमें अगर ऐसे डिसेबल बच्चा जब जन्म लेता है तो अलग अलग प्रकार की डिसेबिलिटी उसमें देखने को मिलती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उनकी ट्रीटमेंट या थेरापी देनी होती है। जैसे कभी स्पीच प्रॉब्लम है तो स्पीच थेरापी की ज़रूरत पड़ती है। अगर सेरेब्रल पाल्सी बच्चा है तो उसको पैरालिटिक अटैक होता है तो उसके लिए उनके फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर में अगर तकलीफ़ रहती है तो उसके रिगार्डिंग हमें उसको ऑक्यूपेशनल थेरापी और फिजियोथेरापी प्रोवाइड करने की ज़रूरत रहती है। जो कभी बच्चे एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादातर ऑटिज़म में ये देखा गया था, उनको सेंसरी इंटीग्रेशन थेरापी की ज़रूरत पड़ती है। कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं, ज़्यादातर ADHD बच्चे होते हैं कि जो बहुत ही हाइपर एक्टिव होते हैं, उनमें बिहेवियर प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरापी, प्ले थेरापी, ये सब देने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर मल्टी डिसेबिलिटी होती है तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच करने की भी ज़रूरत रहती है। तो बट ये सभी चीज़ करने के लिए हमें बच्चे को एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। सेकेंड जो है एडजस्टमेंट, कि जब भी किसी फैमिली में स्पेशल नीड बच्चा जन्म लेता है तो बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं उनको एक्स्ट्रा केयर एंड सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो अगर दोनों पेरेंट वर्किंग है और ऐसे बच्चे का जन्म होता है तो हो सकता है कोई एक पेरेंट को अपना जॉब क्विट करना पड़े, तो यहाँ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। फिर ये बच्चे जो भी काम करते हैं वो बहुत ही स्लो करते हैं, तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो उनको टाइम मैनेजमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड जो है कि ये जो बच्चे हैं उनको अपनी हर चीज़, मतलब कि नहाने धोने, उठने बैठने से लेके खाने पीने के लिए या पढ़ाई करने के लिए भी उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों में पेशेंस रख के उनको पढ़ाना पड़ता है और पेशेंस रख के उनके साथ डील करना होता है। तो पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। दूसरा, हमारे बहुत सारे सोशल कमिटमेंट और एंगेजमेंट होते हैं और हमें बाहर भी आना जाना पड़ता है। बट ये बच्चे एक्स्ट्रा सेंसिटिव बच्चे कभी होते हैं, कभी उनको फियर और फोबियाज़ होता है। तो होता है कि बहुत जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह पे वो लोग ठीक महसूस नहीं करते हैं या कंफर्टेबल फील नहीं करते। ज़्यादातर ऑटिज़म में ये देखने को मिलता है। तो उसमें हमें एडजस्ट करना पड़ता है। कहीं अंधेरे में जैसे फिल्म देखने जाओ तो थिएटर में अंधेरा होने की वजह से उनको तकलीफ़ रहती है, तो वहाँ हमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। कभी बाहर लेके जाते हैं तो पब्लिक में भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मतलब उनको एक्सेप्ट नहीं करते, तो वहाँ लोगों के साथ डील करने में भी हमें एडजस्ट करना पड़ता है।
तो मतलब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ हमारे आने जाने में और सोशल इंटरेक्शन में कहीं ना कहीं हमारा एक रिस्ट्रिक्शन आता है, तो यहाँ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, इन लोगों को जैसे मैंने बताया कि डिले डेवलपमेंट होने की वजह से और डिसेबिलिटीज़ की वजह से उनको स्पेशल ट्रीटमेंट या तो स्पेशल थेरापी देने की ज़रूरत अगर पड़ती है, तो वहाँ पे फाइनेंस की भी बात आती है कि हमें फाइनेंस को भी एडजस्ट करना पड़ता है, कि वो भी खर्चे होते हैं। तो कुल मिला के जब ऐसा बच्चा जन्म लेता है तो बहुत सारे एडजस्टमेंट पेरेंट्स को करने पड़ते हैं। थर्ड जो है वो है अडेप्टेशन, कि ये स्पेशल नीड बच्चे हैं तो वो नॉर्मल लोगों की तरह बहुत सारी चीज़ें शायद कर नहीं सकते, जैसे कि अगर उनको कपड़े पहनना है तो बटनिंग अनबटनिंग में प्रॉब्लम रहती है, तो वहाँ क्योंकि अगर उनकी फाइन मोटर में कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पे हमें वेलक्रो का यूज़ करना पड़ता है, तो वो मॉडिफाइड करना पड़ता है। जैसे शू लेस है, अगर वो ठीक से बांध नहीं सकते तो वहाँ भी वेलक्रो वाले शूज़ हमें करने पड़ते हैं तैयार। दूसरा कि कोई ये बच्चे होते हैं कि अगर उनके फाइन मोटर में तकलीफ है तो कोई भी चीज़ जब होल्ड करनी होती है तो हैवी चीज़ें वो नहीं कर सकते, तो उनके टॉयज़ होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको हमें लाइटर बनाना पड़ता है। फिर अगर खाने पीने के मामले में भी उनके जो कप्स होते हैं या मतलब जो भी उनकी थाली होती है उसमें भी, जैसे चम्मच है मान लीजिए, तो चम्मच का जो पोर्शन होता है लास्ट होल्ड करने का, वो पतला होने की वजह से वो लोग उनकी ग्रिप नहीं आती, तो उसको हमें मोटा करना पड़ता है। ऐसे ही पेंसिल को भी अगर राइटिंग करने के लिए तो पीछे से हमें मोटी कर देते हैं तो वो अच्छे से होल्ड कर पाते हैं। तो बहुत सारे मॉडिफिकेशन और चेंजेस करने की ज़रूरत है, नई चीज़ें अडेप्ट करनी पड़ती है इन बच्चों के साथ डील करते वक्त। उनके खाने पीने का भी जो होता है वो भी होता है कि कोई चीज़ें वो च्यू कर सकते हैं, हार्ड चीज़ें उनको च्यू नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए सॉफ्ट या सेमी लिक्विड खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो फूड हैबिट्स में भी हमें चेंजेस लाने पड़ते हैं। स्पाइसी ऑयली फूड अगर उनको डाइजेस्ट नहीं होता है तो यहाँ भी मॉडिफिकेशन आता है। दूसरी जो बात है कि हाँ, जो ड्रूलिंग भी होती है, कभी जो डाउन सिंड्रोम भी बच्चे होते हैं, सेरेब्रल पाल्सी वाले भी होते हैं, तो कभी उनको ड्रूलिंग जब देखने को मिलती है तो वो कोई चीज़ निगलने में उनको तकलीफ है, तो उस तरीके से स्ट्रॉ या उसकी उनको व्यवस्था करनी पड़ती है। दूसरा जो है कि फर्नीचर, कि अगर उनकी बैठने की जो जगह है मतलब ज़्यादा देर तक उनको बैठना पड़ता है अगर तो वो नीचे ऐसे कुशन या गादी लगा के उनको देना पड़ता है कि ताकि उनको रैशेज नहीं हो जाए। दूसरा, वो लोग का बॉडी का बैलेंस अगर नहीं रहता है तो आगे हमें पार्टियाँ रखने की ज़रूरत पड़ती है। घर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको भी हमें कभी कभी बदलना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो घर में हम कहीं भी रख देते हैं, बट ये लोग को ध्यान नहीं रहता है, वो लोग उसको गिरा देते हैं, फेंकते रहते हैं। टीवी हो गई, कोई ऐसी कॉस्टली या चीज़ें जो बड़ी चीज़ें हैं, तो उनको आउट ऑफ द रीच हमें उसको रखनी पड़ती है कि वो उनको पहुँच नहीं सके उनका हाथ। दूसरा होता है कि घर में अक्सर देखा गया है टॉयलेट बाथरूम जो होते हैं, हमारे रूम्स जो होते हैं, उनको अंदर से स्टॉपर होती है, बट अगर बच्चा एक बार अंदर चला गया और उसको अभी बाहर निकलने का नहीं पाया कि कैसे स्टॉपर का यूज़ करना है, तो अंदर लॉक हो जाता है बाथरूम में भी। तो उसके लिए हमें उनके लिए स्पेशल बिना स्टॉपर के मतलब रूम्स रखने पड़ते हैं, बाथरूम का व्यवस्था करनी पड़ती है। तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चेंज लाने पड़ते हैं, जैसे कि बाहर पब्लिक प्लेसेस है, वहाँ पे हमें रैम्प्स बनाने पड़ते हैं कि अगर वो लोग स्टेप्स नहीं चढ़ पाते हैं, उनके पास व्हील चेयर होती है, तो उसको ले जाने के लिए रैम्प्स की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो कहने का मतलब अडेप्टेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। उसी तरह एजुकेशन में भी होता है कि वो जो सिंपल हमारा जो नॉर्मल एजुकेशन की जो मेथड होती है उससे वो लोग नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उनको जो IQ लो होने की वजह से उनके बुद्धि कम होती है, और जो भी रीजनिंग पावर है, तर्क शक्ति उनमें कम होती है, तो वो लोग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए स्पेशल फ्लैश कार्ड थ्रू फिर डिफरेंटली डिज़ाइंड जो भी लेसन प्लान करने होते हैं उनको रियल ऑब्जेक्ट्स के द्वारा सिखाया जाता है, प्लेवे मेथड से सिखाया जाता है, और VAKT करके जो है विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक और टेक्टाइल, वो मेथड उनके लिए बेस्ट रहती है। तो यहाँ पे एजुकेशन वाइज भी बहुत सारे उनको चेंजेस लाने पड़ते हैं सिखाने के लिए। मैं जब भी दूसरा वीडियो बनाऊंगी टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड टीचिंग टेक्निक्स का, उसमें मैं विस्तार में इसके बारे में समझाऊंगी। दूसरा कि ज़रूरी नहीं है कि एकेडमिकली ही वो बच्चे आगे आए, बहुत सारी अलग स्किल में वो लोग पारंगत होते हैं, जैसे कि
आर्ट एंड क्राफ्ट है, म्यूज़िक है, डांस है, स्पोर्ट्स है, तो उनकी वो स्किल को निखारना बहुत ज़रूरी होता है। उनको एक पब्लिक प्लेटफॉर्म देना होता है जहाँ पे वो अपनी टैलेंट को शोकेश कर सके। और समाज में भी अवेयरनेस लाने के लिए हमें गाइडेंस और काउंसलिंग पेरेंट्स का भी और लोगों का भी करना चाहिए, ताकि ये समाज उनको एक्सेप्ट करे, इंटीग्रेट और रिहेबिलिटेट हम उनको समाज में कर सके। दूसरा, छोटी छोटी चीज़ें उनको सिखानी चाहिए जिसको हम प्री वोकेशनल ट्रेनिंग बोलते हैं, जिसके चलते वो लोग थोड़ी बहुत, जैसे पेस्टिंग हो गई, ड्राइंग हो गया, या कहते हैं ना सब्जी काटना है, कपड़े गड़ी करना है, तो बहुत सारी दूसरी भी बहुत सारी छोटी मोटी ऐसी चीज़ें सिखा सकते हैं, सेल्फ हेल्प की भी और रिक्रिएशनल की, अरे वोकेशनल की भी, कि जैसे पेपर बैग बनाना है, दिया को कलर करना है, कि जो सीख के वो छोटा मोटा अर्निंग कर सके, उनको छोटी मोटी एम्प्लॉयमेंट मिल सके, कि और वो लोग समाज में आत्मनिर्भर बन सके। तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी कि कैसे 3A की थियरी, मतलब एक्सेप्टेंस, एडजस्टमेंट एंड अडेप्टेशन को अप्लाई करके हम इन लोगों को समाज में इंटीग्रेट एंड रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग माय वीडियोस। इसके आगे की वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे उनको टीचिंग लर्निंग मटेरियल उनके लिए तैयार करें और उनकी टीचिंग टेक्निक्स के बारे में। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू एंड ब्लेस यू ऑल।